नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आप जानते हैं UPSSC PET का मास्टर बैच चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग दोपहर के सेशन में करंट अफेयर्स को पढ़ा रहे थे। और आज के सेशन में हम लोग वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग 2020-21 के आर्थिक समीक्षा को देखेंगे और उत्तर प्रदेश के 2021-22 के बजट को भी जानेंगे। साथ ही साथ कोविड-19 के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण सार है, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इन सभी को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। ये सेशन आपके UPSSC PET की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है दोस्तों क्योंकि आपकी जो PET की परीक्षा है 100 नंबर की, इस 100 नंबर में से अकेले 10 नंबर का पोर्शन करंट अफेयर्स का है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेशन है और बहुत सारे बच्चों को करंट अफेयर्स फंसाने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैंने जिन पॉइंट्स को उठाया है, जिन जिन जगहों से मैंने टॉपिक्स को चूज किया है, आपको ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 में से 8 नंबर के क्वेश्चन करंट अफेयर के आपको अपने इसी सेशन से ही फंसाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इस सेशन को 3 से 4 दिन का पूरा जो करंट अफेयर का सेशन है पूरा देखना है, एंड तक देखना है। केवल इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिले। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और शुरुआत करेंगे हम लोग केंद्रीय बजट 2021-22 से। और केंद्रीय बजट 2021-22 के पूरे बजट को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके PET के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए बताते हैं आपको। तो दोस्तों, केंद्रीय बजट 2021-22 के अंतर्गत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू करने की बजट में घोषणा की गई है। और दोस्तों, इस योजना के तहत 6 वर्षों में लगभग 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सी? प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, ये शुरू की जाएगी, ठीक है ना। और कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। 6 वर्षों में कितने पैसे इसमें खर्च किए जाएंगे? 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6 वर्षों के बाद देखा जाएगा आगे कि ये जो योजना है इसको आगे चलाने की जरूरत है या नहीं चलाने की जरूरत है, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में ये शुरू की गई है। उसके अलावा वर्ष 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। कब? किसमें? केंद्रीय बजट 2021-22 में। उसके बाद दोस्तों, इस बजट प्रस्ताव में पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का आपस में विलय कर दिया गया है, ठीक है ना। पहले ये 2 अलग अलग कार्यक्रम थे, पूरक पोषण कार्यक्रम अलग था और पोषण अभियान ये अलग था। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया? एक में ही विलय कर दिया गया और विलय करके मिशन पोषण 2.0 के नाम से इस योजना को लॉन्च किया गया है, जो कि पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान इन दोनों का ही मिला जुला अभियान है। और इसका नया नाम क्या है? मिशन पोषण 2.0, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। उसके अलावा दोस्तों, 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन के साथ साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल पूर्ति के लिए एवं 500 अमूर्त शहरों के तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जल जीवन मिशन यानी कि जल जीवन शहरी मिशन का शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इसको ना आप 3 अलग अलग फॉर्म में तोड़ करके आप समझो। पहले समझो कि 2.86 करोड़ घरों में जल के कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है ना। इतने घरों में कनेक्शन दिया जाएगा। साथ ही साथ 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल पूर्ति के लिए एक प्रबंध किया जाएगा जल पूर्ति के लिए। और इसके अलावा दोस्तों, जो 500 शहर हैं, इस 500 शहर में जितने भी तरल अपशिष्ट है, जितने भी लिक्विड वेस्ट मटेरियल है, नालों का जो पानी है, ठीक है ना, इसका प्रबंध किया जाएगा कि इसको डंप कहाँ पे किया जाए। इसके अलावा दोस्तों, जल जीवन शहरी मिशन की भी शुभारंभ किया जाएगा। तो ये 3 से 4 पॉइंट में आप तोड़ के समझो, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है। और दोस्तों, इस नीति के तहत यह बताया गया कि जो निजी वाहन है उसके लिए भी उसको 20 वर्षों के बाद, और जितने भी कमर्शियल वाहन है, वाणिज्यिक वाहन है, उनको 15 वर्षों के बाद फिटनेस की जांच करानी होगी। इसके अलावा दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस बजट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 2,217 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों, स्वदेशी न्यूमोकोकल वैक्सीन को पूरे देश भर में शुरू करने की घोषणा भी की गई है। ये स्वदेशी वैक्सीन है, ठीक है ना, इसको पूरे देश में शुरू करने की घोषणा की गई है।
और आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण वैश्विक दिग्गजों को सृजित करने हेतु 13 सेक्टर में PLI स्कीम की घोषणा की गई है। और दोस्तों इसके लिए सरकार ने अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता व्यय की शुरुआत वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू करेगा। हालांकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी एक तथ्य के तौर पे इसको हम रख सकते हैं। एक बार आप चाहो तो नोट कर लेना, बाकी ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जो पॉइंट अब बताने जा रहा हूं, ये पॉइंट के लिए ट्रिपल स्टार बनाना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाएगा। ठीक है ना, कि बजट 2021-22 में वस्त्र उद्योग के लिए मेगा इन्वेस्टमेंट पार्क मित्र नामक योजना को शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया है। किसके लिए? मेगा इन्वेस्टमेंट पार्क्स के लिए, और वस्त्र उद्योग के लिए होगा ये। ठीक है ना। और दोस्तों इस प्रस्ताव के तहत 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ट्रिपल स्टार बना के नोट कर लीजिए। इसके अलावा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार करके 7400 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, और इसके तहत दोस्तों 1.10 लाख करोड़ की 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा दोस्तों अवसंरचना क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास वित्त संस्थान की स्थापना का बजटीय प्रस्ताव किया गया है। और दोस्तों इस मद के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट का भी प्रावधान किया गया है। कितने का? 20,000 करोड़ रुपए का। किसके लिए? विकास वित्त संस्थान के लिए। ठीक है ना। तो बस आपको इसमें याद रखना है कि विकास वित्त संस्थान किस लिए बनाया गया है और इसके लिए कितने का बजट पारित किया गया है। तो 20,000 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। उसके बाद सन 2030 तक फ्यूचर रेडी रेलवे प्रणाली के निर्माण के लिए राष्ट्रीय रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 तैयार किया गया है, और दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा वर्ष 2021-22 में एक वृहद हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा, और बीमा क्षेत्रों में स्वीकार्य FDI सीमा 49% से बढ़ा करके 74% अब कर दिया गया है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2021-22 में जीवन बीमा निगम लिमिटेड के लिए IPO लाएगी। क्या लाएगी? IPO लाएगी। इसके अलावा दोस्तों बजट में IDBI के अलावा ये सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC के विनिवेश की घोषणा भी की गई है। और इसके अलावा दोस्तों इस वर्ष की जनगणना जो होगी वो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको ट्रिपल स्टार बना के नोट कर लेना कि वर्ष 2021-22 की जो जनगणना होगी वो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। तो ये स्टैटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। और दोस्तों इस डिजिटल जनगणना के लिए इस वर्ष 3,068 करोड़ रुपए का खर्च भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गोवा इस वर्ष पुर्तगाल से आज़ादी का डायमंड जुबली वर्ष मनाएगा, और इसके लिए दोस्तों 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ 8 करोड़ परिवारों को पहले से ही मिल चुका है, और अब 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक इसका विस्तार किया जाएगा। उसके अलावा स्वामित्व योजना को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को शामिल किया जाने का प्रस्ताव भी किया गया है। और दोस्तों सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय सीवीड पार्क की स्थापना भी की जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों बजटीय प्रस्ताव में मछली पकड़ने के लिए 5 प्रमुख केंद्रों जिनमें कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पिटुआ घाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। और किस लिए विकसित किया जाएगा? मछली पकड़ने के लिए। याद रखना ये इस बजट में प्रस्ताव भी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार बनाना। और इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 35,000 करोड़ रुपए के बजट में प्रावधान किए गए हैं। और इसके अलावा दोस्तों ट्रिपल स्टार बनाइएगा इस पॉइंट के लिए। लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना। लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिए लेह में, कहां पे? लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और लेह क्या है? वर्तमान में भारत की यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा देश में करीब 100 सैनिक स्कूल खोलने की योजना शुरू की जाएगी। और दोस्तों ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत जल्द खराब होने वाले 22 फसलों को कवर भी किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों
देश में समग्र रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे आर्थिक समीक्षा की। 2020-21 की आर्थिक समीक्षा को हम लोग देखेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग कार्यों से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, इस आर्थिक समीक्षा को प्रॉपरली नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 19 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश की। दोस्तों, इस आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में तैयार किया गया है। और दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2020-21 को पहली बार, याद रखना है, डबल स्टार बनाइएगा, पहली बार डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया गया है, पहली बार, ठीक है ना। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण की थीम जीवन और आजीविका की सुरक्षा एवं पांच आकार सुधार की बात की गई है, ठीक है ना। और ये इस बार की थीम रहेगी, 2020-21 आर्थिक सर्वेक्षण की थीम है सेविंग लिव एंड लिवलीहुड, ये इसकी थीम है। अब बात करें आर्थिक समीक्षा के मुख्य बिंदुओं को, अगर हम लोग देखें, उन बिंदुओं का देखेंगे जो आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11% और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर 15.4% रहेगी। इसके अलावा व्यापक टीकाकरण अभियान, सेवा क्षेत्र में बेहतर सुधार, इसके अलावा ई वे बिल, जीएसटी संग्रह और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के बदौलत देश में 5 आकार में आर्थिक विकास संभव होगा। उसके अलावा वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% के अनुमान से अधिक रहने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, आईएफएम के पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 11.5% रहेगी और वित्त वर्ष 2022-23 में 6.8% की रहेगी। और इसके अलावा दोस्तों, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उद्योगों और सेवा क्षेत्र में क्रमशः 9.6% और 8.8% की कमी आने का अनुमान भी लगाया गया है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा में उल्लेख ये है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -7.7% रहने का अनुमान है और कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में को हुए नुकसान को कम करने में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 3.4% आंकी गई है। और साथ ही साथ दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या में 37.7 करोड़ थी, जिसके 2030 तक 60 करोड़ पहुंच जाने का अनुमान भी लगाया गया है। इसके अलावा दोस्तों, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2018 के 59.4 वर्ष से बढ़ा करके 2019 में 59.7 वर्ष कर दिया गया है। और इसके अलावा भारत का प्रति व्यक्ति जीएनआई यानी ग्रॉस नेशनल इनकम 2018 के 6,427 अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2019 से बढ़कर 6,681 अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई संकल्पना के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय को जीडीपी के 1% से बढ़कर 2.5 से 3% करने की मजबूती के साथ सिफारिश करती है। इसके अलावा इक्विटी और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निवेश में भारत सबसे पसंदीदा देश रहा है। इसके अलावा 2020-21 की पहली छिमाही में सेवा क्षेत्र में 16% संकुचित हुआ है। और दोस्तों, पिछले वर्ष यूनिकॉर्न सूची में रिकॉर्ड 12 स्टार्टअप जुड़े हैं। और इसके अलावा दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 को अब तक सर्वोच्च 586.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छू गया है। चलिए, अब यहां पे हम लोग देखेंगे वस्तुगत आयातों के 5 प्रमुख स्रोतों के बारे में, जो कि अप्रैल से नवंबर 2020 का दिया। एक तरफ देश के नाम दिए हुए हैं, एक तरफ दिया हुआ है भारत के आयात का 100 में से कुल कितना प्रतिशत इनका अंश है। तो दोस्तों, चाइना का जो टोटल अंश है आयात में वो 17.7% है, वहीं अमेरिका 7.5% पे है और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात 6% पे है, हांगकांग 4.3% पे है और सऊदी अरब 4.2% पे है।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आर्थिक समीक्षा के महत्वपूर्ण आंकड़े जो कि 2020-21 को दर्शाया करते हैं। तो इसके हिसाब से भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी होगी, तो -7.7% होगी। और इसके अलावा दोस्तों कृषि क्षेत्र में टोटल वृद्धि कितनी होगी, तो 3.4% की होगी। अच्छा, उद्योग क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी, तो उद्योग क्षेत्र में -9.6% वृद्धि होगी। और इसके अलावा दोस्तों सेवा के क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी होगी, तो -8.8% होगी। इसके अलावा राजकोषीय घाटा कितना हुआ है, तो राजकोषीय घाटा 3.5% हुआ है। और विदेशी मुद्रा भंडार कितना हुआ है, तो विदेशी मुद्रा भंडार 8 जनवरी 2021 तक में 586.1 बिलियन हो गया है। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश बजट को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपकी पीटी के परीक्षा के लिए। चलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से हम लोग समझेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया है। सबसे खास बात इस बजट की यह है कि यह उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट है। तो एग्जाम में पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट कब पारित हुआ है, तो वर्ष 2021-22 में पारित हुआ है। ठीक है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 का राज्य बजट का केंद्र बिंदु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण है। इसके अलावा प्रस्तुत बजट का आकार लगभग 270 करोड़ 78 लाख रुपए का होगा। और बजट में प्रस्तावित मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत इसमें 600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दोस्तों 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा दोस्तों महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्त वर्ष 2021-22 को लागू किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों मेरठ जनपद में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है ना। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा, और जो कहां स्थापित हो रहा है? मेरठ में हो रहा है, याद रखना। इसके अलावा कोविड-19 के नियंत्रण के लिए टीकाकरण योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और इसके अलावा दोस्तों प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना भी की गई है। और इसके अलावा लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजाति संग्रहालय के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। ठीक है ना। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दोनों ही पॉइंट को आप प्रॉपर्ली नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो कि प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए, किसके लिए? स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए, ठीक है ना, जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। और इसके अलावा दोस्तों लखनऊ में उत्तर प्रदेश की जनजाति संग्रहालय के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19% क्षेत्र वनावरण या वृक्षावरण से आच्छादित है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार बनाइएगा, कि जनपद यानी कि जिला प्रयागराज में, जिसको इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार बनाइएगा, कि जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या किया गया है। और इसका नाम बदलने के लिए बजट में 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधीन लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और इन्फेक्शन डिसीजेस के अंतर्गत बायोसेफ्टी लेवल 4 लैब की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा चक गंजरिया में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके लिए 50 एकड़ भूमि को भी आरक्षित किया गया है। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे कोविड-19 के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण सार और महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो कि आपके पीईटी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। चलिए, ये तीनों पॉइंट बता रहा हूं, तीनों लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि कोविड-19 की पुष्टि
सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान में हुई थी। ठीक है ना, चाइना के राजधानी वुहान के हुबेई प्रांत में कोविड-19 की पुष्टि सबसे पहले हुई थी। और भारत में कोरोना की सबसे पहले पुष्टि कब हुई थी? तो भारत में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला केरला राज्य में मिला था। ठीक है ना, और इसके अलावा कोरोना वायरस को सबसे पहले महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हरियाणा था। ठीक है, इसके अलावा कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में खोला गया है। याद रखना इस पॉइंट को। इसके अलावा कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामले के कारण कनाडा टोक्यो ओलंपिक 2020 से अलग होने वाला पहला देश बनाया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाएगा। अभी वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक आपका चल रहा है। ठीक है ना, तो इस टोक्यो ओलंपिक से कनाडा देश ने अपने आप को अलग कर लिया था इसी कोविड-19 महामारी के चलते। और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पीएम केयर फंड की घोषणा की गई। और कब की गई पीएम केयर फंड की घोषणा? 27 मार्च 2020 को घोषणा की गई है। इसको डेट को जरूर याद रख लेना। इसके अलावा कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन देश है स्लोवेनिया है। कौन है? स्लोवेनिया है। और इसके अलावा कोविड-19 के समय भारत द्वारा निर्यात की गई दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन चर्चा में रही है, जो मूलतः मलेरिया की दवा है। और इसके अलावा दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण किस देश ने शुरू किया था? तो कोरोना की वैक्सीन का पहला मानव परीक्षण अमेरिका ने शुरू किया है। ठीक है ना, और इसके अलावा कोविड-19 की दूसरी लहर का कारण SARS-CoV-2 वायरस के बदलते हुए वेरिएंट बताए गए हैं। ठीक है ना, और अभी रिसेंटली ये भी बताया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा कि कोविड की तीसरी लहर भी आने वाली है। और दोस्तों, WHO ने कोरोना वायरस वेरिएंट को अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा आदि नामों से संबोधित किया है। इसके अलावा दोस्तों, रशिया ने पशुओं के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन कार्निवैक-कोव को मान्यता दी है। ठीक है ना, कौन से वैक्सीन को? कार्निवैक-कोव को मान्यता दी है। किसने? रशिया ने, पशुओं के लिए। इसके अलावा ICMR और एम्स ने कोरोना वायरस प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटा दिया है। और दोस्तों, कोविड-19 के लिए DRDO ने 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज दवा विकसित की है। कौन सी दवा? 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज दवा को विकसित किया है, जिसको 2DG के नाम से भी जाना करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 भारत में आपातकालीन मंजूरी पाने वाला तीसरा कोरोना वायरस टीका है। और ये स्पुतनिक 5 दोस्तों रशिया में डेवलप किया गया एक टीका है। इसके अलावा रशिया की स्पुतनिक 5 का लाइट वर्जन स्पुतनिक लाइट भारत की पहली सिंगल डोज वैक्सीन हो सकती है। इसके अलावा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस चर्चा में रहा है। और दोस्तों, इसको मेडिकल टर्म में म्यूकोमाइकोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकोमाइकोसिस भी कहते हैं ब्लैक फंगस को मेडिकल टर्म में। और दोस्तों, ब्रिटेन की दवा कंपनी फाइजर का पहला टीका 90 साल की महिला मार्गरेट कीनन को लगाया गया है। अब बात करें हम लोग भारत में कोविड-19 टीकाकरण के चरण कैसे हुए। तो दोस्तों, भारत में कोविड-19 टीकाकरण के चरण 3 चरण में हुए हैं। जो पहला चरण था ये 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। और पहले चरण में दोस्तों स्वास्थ्य कर्मियों को और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया था। उसके बाद द्वितीय चरण जो था, ये द्वितीय चरण दोस्तों 2 भागों में स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, जो द्वितीय चरण का पहला भाग था ये 1 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। ठीक है ना, और द्वितीय चरण के पहले भाग में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले तथा 45 वर्ष के अधिक आयु वाले जो गंभीर रोग से पीड़ित है उन लोगों को ये वैक्सीन लगाया गया। और जब द्वितीय चरण का दूसरा भाग चला तो इसमें ये 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुआ और इसमें 45 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाया गया। ठीक है ना, अब जब तीसरा चरण शुरू हुआ दोस्तों, तीसरे चरण में 1 मई से शुरू किया गया है। 1 मई 2021 से शुरू किया गया है तीसरा चरण। और इस चरण में दोस्तों 18 वर्ष की आयु से अधिक जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को लगाया जा रहा है।
अब बहुत ही जल्द चौथा चरण भी शुरू किया जाना है। चौथे चरण में दोस्तों 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, 14 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, उन सभी को ये वैक्सीन लगाया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 5वां चरण चलेगा। 5वें चरण में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन अभी तक तीसरा चरण चल रहा है और चौथा चरण अभी शुरू होने वाला है। तो इन तीनों ही चरणों को याद रखना और इनकी तारीख याद रखना, कब से कब शुरू हुआ है और किन के लिए शुरू हुआ है, ये तीनों चरण। इसके बाद WHO के द्वारा कोरोना वायरस वेरिएंट का जो नामकरण किया गया उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो WHO ने कोरोना के वायरस के 4 वेरिएंट्स के 4 नामकरण किए हैं। पहला वेरिएंट का नाम रखा अल्फा, और अल्फा वेरिएंट हमको कहाँ मिला, तो अल्फा वेरिएंट हमको यूनाइटेड किंगडम में मिला था, ठीक है ना, जिसको हम लोग B117 के नाम से भी जाना करते हैं। और फिर दूसरा वेरिएंट मिला बीटा, और बीटा वेरिएंट कहाँ मिला, तो बीटा वेरिएंट हमको दक्षिण अफ्रीका में मिला था, जिसको हम लोग B131 के नाम से भी जाना करते हैं, ठीक है ना। तीसरा वेरिएंट हमको मिला गामा, और दोस्तों ये गामा वेरिएंट हमको ब्राज़ील में देखने को मिला, जिसको हम लोग P1 वेरिएंट के नाम से भी जाना करते हैं। फिर हमें चौथा वेरिएंट मिला डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट दोस्तों भारत में मिला है, ठीक है ना, और इसको हम लोग B16172 वेरिएंट के नाम से भी जाना करते हैं। अब बात करें कोविड-19 के दौरान जारी किए गए एप्लीकेशन और संस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों कोविड-19 के दौरान एक एप्लीकेशन जारी किया गया जिसको बोला हम लोगों ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, और इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को भारत सरकार ने लॉन्च किया। उसके अलावा 5T योजना भी कोविड-19 के दौरान लॉन्च की गई, जिसको दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया, और ऑपरेशन शील्ड को भी दिल्ली सरकार ने ही कोविड-19 के दौरान ही लॉन्च किया है। इसके अलावा मो जीवन योजना को उड़ीसा सरकार ने शुरू किया। इसके अलावा प्रवासी रोजगार ऐप को सोनू सूद ने जारी किया। इसके अलावा करुणा पहल, इसको किसने शुरू किया, तो इसको शुरू किया सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने। और संजीवन एप्लीकेशन को किसने शुरू किया, तो संजीवन एप्लीकेशन को बिहार सरकार ने शुरू किया। अब जब संजीवन एप्लीकेशन को बिहार सरकार ने जारी किया तो उत्तर प्रदेश कैसे पीछे रह सकता था। तो उत्तर प्रदेश वाला तो खासकर डबल स्टार बना लेना, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पीटी का एग्जाम देने आ रहा हो तो इसमें तो कंफर्म है पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आयुष कवच एप्लीकेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लेना, आयुष कवच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, डबल स्टार बनाना इसके लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कोविड-19 के समय चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को, ठीक है ना, महत्वपूर्ण ऑपरेशन को, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों पहला जो ऑपरेशन चला वो ऑपरेशन समुद्र सेतु। दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु के अंतर्गत कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए नौसेना ने एक ऑपरेशन किया था, और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन समुद्र सेतु। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन हुआ ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते के अंतर्गत दोस्तों स्वयं को कोरोना मुक्त रखने का भारतीय सेना ने अभियान चलाया। उसके अलावा फिर आया हमारा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन में दोस्तों विदेश में फंस गए भारतीय नागरिकों को घर लाने का यह मिशन था, वंदे भारत मिशन। और ऑपरेशन संजीवनी जो था, ये दोस्तों कोविड-19 से निपटने के लिए इस ऑपरेशन के तहत मालदीव को 62 टन आवश्यक सामग्री और दवा पहुंचाई गई इस ऑपरेशन संजीवनी के तहत, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों आज का सेशन में, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सेशन का हर एक चीज समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर उस पॉइंट को कवर करा दिया जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करते हुए चलिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर आप जा करके हमारे वीडियो के पीडीएफ को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई अन्य क्वायरी सवाल है या किसी भी भारत की किसी भी प्रतिष्ठित कोचिंग का आपको कोई पेड कोर्स चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करिए, तो मैं आपको 70 से 80% में वो आपको पेड कोर्स दिला दूंगा, 70 से 80% के डिस्काउंट में, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल अमाउंट हो जाता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में शाम को 10 बजे वाले सेशन में, 10:30 बजे वाले सेशन में, माफ कीजिएगा 10:30 बजे वाले सेशन में। तब तक ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।